नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान से सेवा की ओर का ध्येय वाक्य रखने वाला कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान कोरोना महामारी के काल में शिक्षण कार्य के प्रति दृढ़ निश्चयी है और इसी दिशा में ज्ञानदूत कार्यक्रम 1.0 की सफलता के बाद ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर विषय परक ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा शिक्षण कार्य को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत आज हम समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ना सिर्फ समाजशास्त्र में बल्कि सभी के जीवन में, जिसे सामाजिक समस्या के रूप में जाना जाता है। और मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से इसके अर्थ, कारण और प्रकार के बारे में चर्चा करूंगी। इस उद्देश्य से कि सामाजिक समस्या क्या है, ये जानना ना सिर्फ समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, बल्कि उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो कि सामाजिक जीवन व्यतीत करता है और सामाजिक जीवन को व्यतीत करते हुए कई समस्याओं को देखता है, जानता है, कहीं ना कहीं उसका सामना भी करता है, लेकिन निवारण करता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सोशल प्रॉब्लम जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है, वो हिंदी में सामाजिक समस्या के रूप में जाना जाता है। सामाजिक समस्या दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जिसे नाम से ही स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, सामाजिक और समस्या। पहले बात करते हैं सामाजिक किसे कहते हैं। तो सामाजिक शब्द का अर्थ है मानवीय संबंधों, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ होना। चूंकि समाजशास्त्र वो विषय है जो कि समाज के इन्हीं पक्षों से संबंधित है, इसीलिए सामाजिक का अर्थ भी मानवीय संबंधों, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ ही होता है। और जब बात समस्या की होती है, प्रॉब्लम की होती है, तो हम ये आसानी से जानते हैं या महसूस करते हैं कि अवांछनीय और अनुचित व्यवहारों अथवा प्रचलनों को, जो कि सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देते हैं, तो वह समस्या का रूप ले लेते हैं। यूं तो वो समाज सफल है जहां पर सभी व्यवस्था सुचारू है, सभी के पास उचित मापदंड का पालन करने की विचार भी है, सोच भी है और व्यवस्था भी है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये होते हुए भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अवांछनीय होता और दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, मानवीय संबंधों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें सामाजिक समस्याओं के रूप में जाना जाता है। समाज की ये एक असामान्य दशा के रूप में देखा जाता है, जिससे समाज का बहुत बड़ा भाग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्श और यथार्थ के अंतर की सूचक बन जाती है, क्योंकि कोई भी समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो ऐसी प्रेरणा दे रहा है या ऐसा प्रयास कर रहा है जिससे समस्याएं जन्म लें, लेकिन वो इस बात से डिनाय या अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकता कि वहां समस्याएं पाई जाती हैं। समस्याएं सभी जगह देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये विघटन की सूचक होती हैं। इसलिए ये केवल किसी विशेष स्थिति की ही नहीं, अपितु उस स्थिति की गंभीरता के बारे में भी सामाजिक चेतना की अभिवृद्धि को प्रकट करती है। इस प्रकार से सामाजिक समस्या जहां है, वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग उससे प्रभावित होता है, वहां पर बहुत बड़ा वर्ग उसे विघटन के रूप में देखता है, बहुत बड़ा वर्ग उससे नकारात्मक रूप से जब प्रभावित होता है,
तो इस बात पर विश्वास भी रखता है कि इसका समाधान मिलेगा और वो भी सामूहिक रूप से मिलेगा। इसीलिए बहुत लंबे समय से, या ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से समाज की बात हो रही है तब से सामाजिक समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने समय समय पर इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो वीवर कहते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष और निराशा को उत्पन्न करती है तथा आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। समाज का ये प्रयास है कि सभी के लिए व्यवस्था उचित हो, सभी की पहुंच में वो व्यवस्था हो, लेकिन जब ये नहीं होता है और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वीवर कहते हैं कि सामाजिक समस्या ही वो दशा है जिसके कारण से तनाव होता है, चिंता होती है और संघर्ष होता है। फुल्लर और मेयर कहते हैं कि जब समाज के अधिकांश सदस्य किसी विशिष्ट दशा और व्यवहार प्रतिमानों को अवांछित मान लेते हैं तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। इस तरह से सामाजिक समस्या को समझते हुए ये बात स्पष्ट हो गई है कि सामाजिक समस्या समाज से संबंधित है। सामाजिक समस्या नकारात्मक रूप से समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, जिससे कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण निराशा उत्पन्न होती है। और जब बात इसके समाधान की होती है तब ये विश्वास भी होता है कि चूंकि ये सामूहिक रूप से प्रभावित कर रही है नकारात्मक होते हुए, तो इसका समाधान भी, सकारात्मक समाधान भी सामूहिक रूप से ही ढूंढा जा सकता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं की विशेषताओं की, तो कुछ निश्चित बिंदु हमारे जहन में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सामाजिक समस्या आदर्श स्थिति से विचलन को प्रकट करती है। वो इस बात की परिचायक है कि वहां पर आदर्श स्थिति नहीं है, और जब आदर्श स्थिति नहीं है तभी समाज में समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सामाजिक समस्याओं के कुछ नाम गिने तो गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध, बाल अपराध, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आसानी से गिने जाते हैं। और यूं देखा जाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट सामाजिक समस्याओं की ना सिर्फ भारत में देखने को मिलती है, बल्कि मेरे ख्याल से शायद हर जगह ये किसी न किसी रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से हो, समाज संतुलित बना रहे और विकास की ओर अग्रसर हो। लेकिन जब भी आदर्श स्थिति से विचलन होता है तो वह सामाजिक समस्या के रूप में देखने को मिलता है, जिसके कारण से अधिकतर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। देखिए, कोई भी सामाजिक समस्या अपने आप में नहीं होती है, यानी कि एक समस्या दूसरी समस्या से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई होती है। समस्याएं अंतर संबंधित होती हैं। अगर हम बात करते हैं गरीबी के कारणों की, तो वहां पर बेरोजगारी का जिक्र जरूर होगा। गरीबी के कारण गंदी बस्ती का जिक्र भी जरूर होगा। गरीबी के कारण अपराधों में वृद्धि का भी विचार जरूर आएगा। तो यहीं पर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक गरीबी सामाजिक समस्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बेरोजगारी से भी जुड़ी हुई है, गंदी बस्तियों के विकास से भी जुड़ी हुई है, वो अपराध में वृद्धि से भी जुड़ी हुई है, और इस प्रकार से किसी न किसी रूप से वो अन्य दूसरी समस्याओं से भी जुड़ी हुई है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप बेरोजगारी की एक समस्या के रूप में उसे देखते हैं, तो वहां पर भी एक कारण गरीबी के रूप में देखने को मिलता है, एक कारण अपराध में वृद्धि के रूप में देखा जाता है, अशिक्षा को देखा जाता है। यानी कि जब हम सामाजिक समस्याओं के बारे में विचार करते हैं
तो अपने आप एक एक सामाजिक समस्या को पढ़ते हुए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सामाजिक समस्याएं अकेली नहीं है, वो अंतर संबंधित हैं। अपने आप में तो उनका वजूद है ही, लेकिन किसी न किसी रूप में वो दूसरी समस्या के लिए भी जुड़ाव रख रही हैं, चाहे वो उसका कारण बन के सामने आती है या फिर उसका वो पहलू बन के सामने आती है जो उसे जन्म देती है। इसीलिए सामाजिक समस्या के जब परिणामों की बात होती है तो वो भी सामाजिक होते हैं। चूंकि सामाजिक समस्या समाज में लोगों को प्रभावित कर रही है, उनके कार्यकलापों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, एक असामान्य दशा के रूप में दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव भी समाज के लोगों पर ही पड़ रहा है और इसीलिए सामाजिक समस्या के परिणाम भी सामाजिक ही होते हैं। सामाजिक समस्याओं की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि समस्याओं की उत्पत्ति का कोई समान आधार होता है, एक कॉमन ओरिजिन होता है जहां से सामाजिक समस्या जन्म लेती है। और शायद इसी कारण जो हमने पहले बिंदु में चर्चा की थी कि सामाजिक समस्याएं अंतर संबंधित होती हैं, वो बात सिद्ध होती है। सामाजिक समस्या सभी समाजों में पाई जाती है, किसी न किसी रूप में हर समाज में सामाजिक समस्या का अस्तित्व देखने को मिलता है, इसलिए ये सार्वभौमिक है। सामाजिक समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जिनसे समाज के लिए हानिकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कोई भी ऐसी सामाजिक समस्या नहीं है जो कि समाज में हानि ना पहुंचा रही हो। आतंकवाद की बात करें, युद्ध की बात करें, शीत युद्ध की बात करें, हम किसी भी सामाजिक समस्या की जब बात करते हैं तो ये एक उसकी विशेषता है कि वो विघटन उत्पन्न कर रही है, वो समाज में हानिकारक परिणाम दे रही है और शायद इसी कारण से सामाजिक समस्या से बहुत बड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यदि हम चर्चा करना चाहें सामाजिक समस्याओं के कारणों की, तो बहुत सी बातें उस पे जुड़ जाती हैं, क्योंकि सामाजिक समस्याओं को विकृत सामाजिक स्थितियां जन्म देती हैं, जो सभी समाजों में उत्पन्न होती हैं और जिनके कारण कुसमायोजन और संघर्ष उत्पन्न होता है। समायोजन ही वो आधार है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन जहां ये समायोजन अपनी जगह बनाना छोड़ देता है, विकृत सामाजिक स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, वहीं पर ही संघर्ष जन्म लेना शुरू कर देता है। रेनहॉट ने सामाजिक समस्याओं के विकास पे 3 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला, स्वार्थ और क्रियाओं का विभेदीकरण और गुणन। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन और सभ्यता के विकास की आवृत्ति। और तीसरा, वैज्ञानिक विश्लेषण करने की मानव की विकसित अंतर्दृष्टि। जरा इन बिंदुओं पर विचार करें तो पहला बिंदु कह रहा है कि स्वार्थ और क्रियाओं का विभेदीकरण और गुणन होने से सामाजिक समस्याओं का विकास होता है। ये बात ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे जैसे स्वार्थ विकसित होने लग जाता है और बहुत ज्यादा क्रियाएं बट जाती हैं, तो अपने आप स्वार्थ पूर्ति के कारण उनमें संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और जो कि गुणन करती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। इसीलिए जैसे ही स्वार्थ है और क्रियाओं का विभेदीकरण है, वो सामाजिक समस्याओं की ओर कदम बढ़ाना शुरू करता है। सामाजिक परिवर्तन और सभ्यता के विकास की आवृत्ति को त्वरित करना भी एक चरण बनता है, तत्व बनता है, जहां से सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस गति से परिवर्तन हो रहा है, उस गति से विकास करने की जो आवृत्ति बढ़ रही है, वो धीरे धीरे समाज में कुछ ऐसी समस्याओं को जन्म देना प्रारंभ कर देती है जो पूर्व में नहीं देखी जाती है। और जब व्यक्ति उसे समझना शुरू करता है, तब तक वो एक समस्या का रूप ले लेती है। और इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण करने की जो विकसित अंतर्दृष्टि है, कई बार वो ढूंढने के प्रयास में रह जाती है और समस्या अपना रूप धारण कर लेती है। यदि हम बात करें भारत में सामाजिक समस्याओं के कारणों के बारे में, तो उन्हें हम कुछ निश्चित कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कारण, आर्थिक कारण,
सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण। यदि बात की जाए सामाजिक कारणों की, तो ये समाज में ही देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों के रूप में हो, अस्पृश्यता के रूप में हो, जातीय जातिवाद के रूप में हो। ये सारे वो पक्ष हैं जो कि समाज में देखने को मिल रहे हैं, व्यवस्था से विचलन को दिखा रहे हैं और सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। आर्थिक आधार जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है, और जब इस आधार पर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है, वो विघटन को देख रहा है, उसके पास में एक ऐसी दशा है जो कि व्याधि बन चुकी है। वो कभी निर्धनता के रूप में दिखाई दे रही है, कभी बेरोजगारी के रूप में दिखाई दे रही है, कभी कृषि की पिछड़ी स्थिति के रूप में दिखाई देती है, तो कभी अति जनसंख्या के रूप में दिखाई देती है। औद्योगिकरण ने समाज को विकास देने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन इसी के साथ साथ गंदी बस्तियों के विकास भी हुए। इसके कारण अपराधों में भी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से अर्थ वो कारण बन गया जिसने कई दूसरी सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। सांस्कृतिक कारण की बात करते हैं तो जहां कट्टरता होती है, वहां दूसरे पक्ष को सुनाई देने वाली क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और जिससे संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। भाषा का संघर्ष। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा पद्धति में कुछ इस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है जो कि जनमानस को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो, उनको वो अवसर प्रदान करे जहां समायोजन हो सके। नहीं तो ये त्रुटिपूर्ण शिक्षा पद्धति भी सांस्कृतिक कारण बनती है सामाजिक समस्याओं के जन्म लेने के लिए। और राजनीतिक कारण, चाहे वो दलबंदी से जुड़े हुए हो, युद्ध से जुड़े हुए हो, शीत युद्ध से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं मानव जीवन में संघर्ष को जन्म दे देते हैं। इसीलिए भारत विशेष में अगर हम सामाजिक समस्याओं के कारणों की बात करते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक देखने को मिलते हैं। बात करें अगर हम सामाजिक समस्याओं के प्रकारों की, तो इन्हें भी कुछ निश्चित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे संबंधित पक्ष के आधार पर अगर हम बात करें, तो व्यक्तिगत समस्या के जो पक्ष में है, वो व्यक्ति ही तो है ही जिससे कि वो समस्या जुड़ी हुई है, चाहे वो मद्यपान होने से व्यक्ति का जीवन प्रभावित कर रही है नकारात्मक रूप से, या आत्महत्या के द्वारा, या जुआ खेलने के कारण। इससे व्यक्ति विशेष चूंकि प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिगत समस्या के रूप में दिखाई देती है। लेकिन इसका प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है, इसलिए ये पारिवारिक समस्या के रूप में भी दिखाई देती है। जैसे कलह होना, घरेलू हिंसा से ना सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, बल्कि परिवार प्रभावित हुआ, समाज प्रभावित हुआ। तलाक भी इसी का उदाहरण देखा जाता है। सामुदायिक पक्ष पर जब बात करते हैं, तो इससे समुदाय प्रभावित हो रहा है और वो समाज में शांति की स्थिति को बने नहीं रहने दे रहा है, संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, जैसे जातिवाद या वर्ग संघर्ष। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अपराध, बाल अपराध, जनसंख्या विस्फोट वो सामाजिक समस्याओं के प्रकार हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं, समाज के एक समुचित विकास की ओर सहयोग नहीं दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम युद्ध, शीत युद्ध और तस्करी को देखते हैं जो कि सामाजिक समस्याओं के प्रकार के रूप में देखने को मिलती है। समय के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें, तो तात्कालिक समस्या वो होगी जो तुरंत ही देखने को मिल रही है, जो कि किसी स्थिति विशेष में उत्पन्न हुई है। लेकिन बात करें अल्पकालिक समस्याओं की, तो वो कुछ समय तक चलती हैं, और दीर्घकालिक समस्याएं एक लंबा अंतराल तय करती हैं, तब भी समाज में विद्यमान रहती हैं। सामाजिक समस्या की प्रकृति के आधार पर अगर हम समस्याओं का वर्गीकरण करते हैं, तो प्रकृति की भी कुछ घटनाएं एक प्राकृतिक समस्या के रूप में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, यानी कि अकाल हो तो भी समस्या है, बाढ़ हो तो भी समस्या है, भूस्खलन हो तो भी समस्या है, लेकिन इसे हम प्राकृतिक समस्याओं की श्रेणी में रखते हैं। नैतिकता के आधार पर जब भी न्याय के लिए संघर्ष किया जा रहा है, तो नैतिक आधार पर जब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है या समाज में वो स्थितियां समुचित नहीं बन पा रही हैं, तो वो नैतिक समस्याओं के रूप में
दिखाई देती हैं और कुछ समस्याएं हम सुधारात्मक समस्याओं की श्रेणी में रखते हैं, जिन पर बार बार प्रयास इस दिशा में किया जा रहा है कि शायद सुधार संभव हो सके। जागरूकता और निराकरण के आधार पर समस्याओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रकट और अप्रकट समस्या। जो समस्या स्पष्ट दिखाई दे रही है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, वो प्रकट समस्याओं की श्रेणी में आ जाती है। लेकिन जब हम अप्रकट समस्याओं की बात करते हैं, तो बाल अपराध भी उसका एक उदाहरण है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़े अपराध को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष समस्याओं के प्रकारों की हमने यहाँ पर चर्चा करी है, जो कि समाज में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात करी है, आप में अकेली नहीं है, किसी न किसी रूप में वो दूसरी समस्या से बड़ी जुड़ी हुई है, बड़ी ही गहराई से जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए आवश्यकता है, जब हम इन समस्याओं के बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ते हैं, तो हम उनके निराकरणों की भी बात करते हैं, जिससे उनके समाधानों की बात करते हैं, जिससे इन सामाजिक समस्याओं को समाज से दूर करने का प्रयास व्यवस्थित रूप से किया जाए। इसमें सरकार की अपनी भूमिका के संग जनमानस की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम आगे के वीडियोस में करते रहेंगे। धन्यवाद।